मेरा नाम मुस्फिरा बिन्त फ़राज़ है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। आई हैव डिसाइडेड माई करियर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैंने स्पीचेस करी भी हैं। कैन समवन हु हैज़ स्किल्स इन प्रेजेंटिंग कैन जॉइन IT? अच्छा, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। नई दुनिया में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो टर्म आई है, वो आई है आईटी बिज़नेस पार्टनर। अच्छा, आईटी बिज़नेस पार्टनर की फ़ील्ड के अंदर देखा जाए तो जो रोल होता है वो आधा आईटी, आधा बिज़नेस। अब ये जो आजकल आप कह रही हैं बिल्कुल है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो आईटी के अंदर भी जितनी आप ये कह लें कि वो कंपनीज़ जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं और देन सॉफ्टवेयर को डिलीवर करती हैं। जब डिलीवर करती हैं ना, तो बाकायदा इसी तरह की सेरेमनीज़ होती हैं और इसी तरह की सेरेमनीज़ के अंदर हमें इस तरह के लोग चाहिए होते हैं। इंजीनियर का एक प्रॉब्लम होता है, वो काम अच्छा करता है, बोल अच्छा नहीं पाता, ठीक है? और वहाँ पे हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जिनकी स्पीकिंग पावर या जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। तो हमें इस तरह के लोग आईटी के अंदर भी चाहिए होते हैं कि जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा होगा, ताकि जब इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाए, तो हमारे क्योंकि देखिए एक चीज़ ना बड़ा कॉमन है हर प्रोफेशन, हम काम अच्छा करते हैं लेकिन अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट करना है ना, ये प्रेजेंट करने में जिस तरह आप अभी कह रही हैं ना कि हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो वो चाहिए होता है। तो अभी हम लोग इसको किस तरह से एडजस्ट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा, हमारी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाइव हुआ है। एक प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा हम किसी एक अच्छे 5 स्टार होटल में सेरेमनी कर रहे होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उन्हीं में से ढूँढ रहे होते हैं कि अच्छा कोई एक आईबीए का ग्रेजुएट या लम्स का ग्रेजुएट है, जिसने कि ये कभी पास्ट में काम किया हो, तो उन्हीं में से किसी को रोल दे देते हैं। तो और वो भी नॉर्मली रोल कौन होते हैं? वो आईटी बिज़नेस पार्टनर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, वो डेफ़िनिटली आईटी के अंदर आईटी का ये काम करेगा, लेकिन मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है कि शायद वो उससे कुछ और काम भी लेंगे। जब वो देखेंगे ना कि ये बोल अच्छा सकता है, कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है, तो हो सकता है कि आपके साथ मोटिवेशनल स्पीकर के साथ आपसे आईटी बिज़नेस पार्टनर का काम भी लेके एक कॉम्बिनेशन बना दें। लेकिन यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर हाउ कैन आई स्टार्ट माई करियर इन IT? तो सपोज़ कर लेता हूँ कि आपने बीएस फाइनेंस में करना है, बीबीए करना है या एमबीए करना है। तो मेरा सिर्फ ये है कि आपके पास बैकग्राउंड में किसी न किसी, आप ये कह लें, फ़ील्ड की तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। ऐसे ही है ना? जी। जैसे स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, हमारी कोशिश होती है कि हमें एक प्रोफेशनल ऐसा मिल जाए जिसके पास स्किल सेट एक से ज़्यादा हों। जैसे मैं कोर अपनी बात करूँ तो मेरा जो मेन कोर एरिया है ना, वो डेटाबेस मैनेजमेंट साइड का है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मुझसे मार्केट में ये भी होती है कि मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नॉलेज रखूँ। तो याद रखें, पाकिस्तान जैसी कंट्री में ना ये अगर तो आप बहुत ही कोई स्पेसिफिक ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है कि ये इस फील्ड का कॉम्बिनेशन में एक शख्स के पास एक ही स्किल सेट होगा, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी फील्ड ऐसी स्पेसिफिक नहीं है ना, तो एक्सपेक्ट करें कि आपसे मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये की जाएगी कि आपको इस काम के साथ ये वाला काम भी आना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर मैं भी सुनता हूँ आजकल, बहुत मतलब चल रहा है, लोग करते भी हैं और अच्छी चीज़ भी है। मैं देखता हूँ बच्चों में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, शायद जो हमारी इस एज में हमारे पास नहीं था, टू बी ऑनेस्टली। तो आप अगर इस तरफ जा रही हैं या जाना चाहती हैं और साथ में चाहती हैं आईटी, देखिए मैंने आपको क्लियर किया है कि इसका कॉम्बिनेशन अगर एज़ ऑफ नाउ आज पूछेंगी तो नहीं है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो आईटी की किस फील्ड के साथ बनना है? आईटी के बिज़नेस पार्टनर के साथ। अच्छा, उसमें फिर बैकग्राउंड में जो डिग्री आपको हेल्प करेगी ना, वो कोई ऐसी डिग्री हेल्प करेगी जो कोई बिज़नेस या फाइनेंस रिलेटेड होगी, कि आपको बिज़नेस की नॉलेज है, लेकिन आप आईटी की सक्सेस को प्रेज़ेंट कर रही हैं किस कॉन्टेक्स्ट में? बिज़नेस एंड फाइनेंस के अंदर। क्योंकि देखिए हम बड़ा कॉमन सुनते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ब्लड होता है ना, वो मनी होता है, और मनी कौन जनरेट करता है? बिजनेस। तो हर चीज़ जाके कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किससे हो जाती है? मनी से या फिर बिजनेस से। सर आपका इतना इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, इसलिए सवाल आपकी एक एक बात से आ रहे हैं। मेरे पास एक और सवाल आया। सर मोटिवेशनल स्पीकर पे तो आपने बताया IT पे हम कर सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, बट कैन वी कंबाइन रियल स्टेट एंड IT? अच्छा, इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल अब ज़मीन.com देखें, जी जी। ठीक है, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी अगर आप देखें तो जितना इस वक्त हो सकता है, मैं ग्राउंड, क्योंकि मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं हूँ,
लेकिन अगर ऑन ग्राउंड से हट के देखें तो उनका पाकिस्तान में मेरा ख्याल है रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो साइट यूज़ की जाती है, मेरी अपनी जो परसेप्शन ये है कि वो ज़मीन.com की जाती है। अब ज़मीन.com के पीछे लगा हुआ क्या है? आईटी। देखें आईटी में भी अगेन वही कम्बिनेशन कि जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं ज़मीन.com, तो वो क्या करता है, एक इंटरफेस आपको दे देता है कि आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है या रेंट करनी है, ठीक है, किस टाइप की प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसकी वो मेजरमेंट दे देता है, वो प्राइस वैल्यू दे देता है, वो आपको लोकेशन देता है, ये सारी चीज़ें ना। लेकिन इसके पीछे होगा क्या? ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ हो रही होंगी? किसी डेटाबेस में। प्रेजेंट कौन सा कर रहा होगा? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको यूज़र इंटरफेस दे रहा हो, ठीक है। होस्ट कहाँ पे हुआ होगा? क्योंकि इंटरनेट चल रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिसाल के तौर पे आप अपने घर पे बैठ के अगर सीवी बना रहे हैं, या आप सीवी नहीं बना रहे हैं, आप अपने स्कूल का कोई काम कर रहे हैं, तो आपके अपने लैपटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, एक्सेल होगा, आप काम कर लेंगे, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी सर्च करनी है या आपने उस प्रॉपर्टी के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो वो आपके घर के लैपटॉप पे तो इंस्टॉल नहीं है, वो कहाँ पे चल रहा है? इंटरनेट पे। तो अब अगर ज़मीन.com को देखें तो एक कम्बिनेशन हो गया है कि जिसमें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का यूज़ भी है, पीछे जो सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है वो किसी डेटाबेस में स्टोर हुई हुई हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस प्रॉपर्टी को सर्च करना चाह रही हैं, तो वो जो आप कह रही हैं ना थोड़ी देर पहले कि सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कोई फ्रंट एंड का होगा जिसमें लॉजिक लिखी गई होगी, और डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा? यूज़र इंटरफेस। तो पीछे क्या लगा है? वही देखिए 4-5 चीज़ें ना आप याद रखें, किसी भी फील्ड में देखें, जब हम आईटी की बात करते हैं 4-5 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन है ना, अगर मैं इसको यूँ रखूँ ये किसी काम का है, या इसको स्विच ऑफ कर दूँ ये किसी काम का है? नहीं है। ये किसी जब काम का नहीं है तो ये हार्डवेयर है। जब आप इसको टर्न ऑन करते हैं, तब ये सॉफ्टवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अब तो बच्चों को पता है, एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है? सॉफ्टवेयर। ये फ़ोन इटसेल्फ क्या है? हार्डवेयर। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये फ़ोन आपके लिए इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो सेम आईटी का भी ऐसे ही है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ना, वो कॉम्बिनेशन क्या है? हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर में किसको कह रहा हूँ? जो आपका घर का लैपटॉप है ना, या वो आपका डेस्कटॉप जो पुराना होता था, वो हार्डवेयर है। लेकिन जब आप उसको टर्न ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? विंडोज़ स्टार्ट होता है। विंडोज़ क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा, उस विंडोज़ को जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन कर लेते हैं, तो अब आपने या तो कोई एक्सेल की शीट बनानी थी, या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई अपना असाइनमेंट बनाना था, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब उससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। अब आपने वो काम तो कर लिया, अपने स्कूल में ले जाके प्रेजेंट करना है, वो कैसे करेंगी? आपका मशीन तो घर पे पड़ी हुई है, यूएसबी पे लेके जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंटीग्रेट होकर क्या बनाती हैं? पूरे सिस्टम। यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट रहेगी फॉर आईटी? इसकी बिना आप कैटेगराइज कर लें उसको। आईटी की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपके पास हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे नज़दीक, ये मेरी अपनी है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो आपकी है ना, आप क्या कहते हैं, एचईसी, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन हम कहते हैं, हो सकता है उसकी रैंकिंग किसी और हिसाब से हो। आईटी के अंदर आप देखेंगे जो पाकिस्तान में टॉप पे मतलब जो कंसीडर की जाती हैं, एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब पुरानी है, अगर देखें 25-30 साल इनको हो गए। अच्छा, उसके अलावा जीआई की बहुत अच्छी है, जो गुलाम इसाक खान है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर देखें तो अब आईबीए की भी जो बीएससीएस की डिग्री है वो बहुत अच्छी है, और तीसरा लम्स का है। इनके मतलब मार्केट में जो ग्रेजुएट है ना, वो किसी भी बड़ी अच्छी कंपनी में वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं कि आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिल जाए, लम्स या आईबीए का बीएससीएस मिल जाए, जीआई का मिल जाए। तो ये 4-5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। माय नेम इज़ उम्मा हानिया, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला सिर्फ हमें आप समझाने के लिए आईटी के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी फ़ील्ड चूज़ करना चाहती थी पहले बायो, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया अपनी फ़ील्ड, अब मैं कंप्यूटर ले रही हूँ। तो मुझे अब इतनी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, तो कौन सा ऐसा मैं कोर्स कर सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे आईटी के या कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए मेरी। अच्छा, आप अभी किस क्लास में हैं? मैं 8 में हूँ। अच्छा, आप फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना चाह रही हैं? अच्छा, देखिए अगर आप जितने में तो आप लोगों ने बिलीव कि 9th में या ओ लेवल में शायद कंप्यूटर्स का कुछ ना कुछ आप पढ़ेंगे, या कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। कंप्यूटर्स की अगर आप थ्योरेटिकली हिस्ट्री को देखें ना, तो कंप्यूटर्स की इन्वेंशंस में 99% वो लोग थे जो मैथमेटिशियन थे। एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम कहते हैं जैसे आप ये यूएसबी है ना, यूएसबी का पर्पस क्या होता है? स्टोर करना, स्टोर करके ट्रांसफ़र करना। तो ये टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले थे ना यूएसबी से पहले, उसको हम कहते थे टेप ड्राइव्स।
आप अगर कोई पुराने टेप रिकॉर्डर सुनता हो, वो टेप चला करती थी ना, कैसेट्स हुआ करती थी, अब तो सीडी का ज़माना आ गया है। तो उस टाइप की एक डिवाइस होती थी जिसमें आप डेटा स्टोर किया करते थे, फिर उसी से आपके डेटा की मूवमेंट हुआ करती थी। ये एक वाहिद आप ये कह लें कि जो टेप ड्राइव थे ना, ये इन्वेंशन थी एक मैथमेटिशियन की फील्ड होती, मैथ की फील्ड होती स्टैट्स, तो एक स्टैट्स के बंदे ने डेवलप की थी। बाकी जितनी इन्वेंशन है ना सारी, वो मैथ्स की है, मैथमेटिशियंस की है सारी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिस बच्चे का मैथ अच्छा है ना नॉर्मली, तो वो नॉर्मली कंप्यूटर में अच्छा होता है। क्योंकि मेरे नज़दीक मैथ 2+2 4 नहीं है। मैथ जो है, जब हम कहते हैं ना कि हम अलजबरा पढ़ते हैं, हम ज्योमेट्री या पढ़ते हैं, या फिर क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो मैथ वो है, मैथ क्या करता है कि आपकी लॉजिक जो है ना उसको शार्प करता है, जबकि अकाउंटिंग उस सेंस में नहीं है। अकाउंटिंग की जो प्लस माइनस है वो आसान है, उसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं। तो जिन बच्चों के मैथ अच्छे होते हैं नॉर्मली, वो कंप्यूटर साइंस में भी आसानी से एडजस्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर बता दूं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, मेरी बेटी खुद फास्ट की ग्रेजुएट है, तो उसके मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा भी कंप्यूटर साइंस में जाएगा ना, उसको पहला सेमेस्टर याद रखें, वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, अगर वो ओ लेवल में भी A+ लाता रहा है ना, या A लाता रहा है, तो उसको पहला सेमेस्टर बहुत तंग करता है। इसलिए कि पहले सेमेस्टर में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि ना कंप्यूटर्स की कोर बनाना शुरू करते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ी सी एक बदकिस्मती भी है पाकिस्तान के अंदर कि हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स, मैं उनकी खैर बुराई नहीं करता, वो हम इस तरह के लोग रख रहे होते हैं, वो 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी पढ़ी होती है ना, उसी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो वो बच्चों की जो एक बेस बनानी चाहिए ना, वो आसान करके नहीं बनाता है, वो उनको बहुत मुश्किल बनाता है, और पहले ही कह देता है कि बहुत मुश्किल है। तो जब भी किसी बच्चे ने जाना हो, तो वो पहले सेमेस्टर को देख के ना बैकआउट ना करे, याद रखें। पहला सेमेस्टर मुश्किल होगा, आगे आसानी शुरू हो जाए। मैं अपने घर की इसलिए एग्जांपल कह रहा हूँ कि मेरी बेटी खुद, हालांकि मेरी बेटी का मतलब मैथ अच्छा रहा है हमेशा, और ख़ास तौर पे अगर आप फास्ट जैसी किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो ये थोड़ी सी आम यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में टफ़ होती है। मैं आपको कंपैरिजन इससे बताता हूँ। आप मार्केट में अगर जॉब लेने जाते हैं ना, तो चलें इससे पहले एक और एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू। मेरी बेटी की क्लास में फास्ट के एक बच्ची एक और यूनिवर्सिटी से, नाम नहीं यूज़ कर लूँगा, वो ट्रांसफ़र होके आई, और वो वहाँ उसके थ्रू आउट जो GPA बन रहा था ना, वो 4 में से 3.9 बन रहा था। जब उसने फास्ट का पहला सेमेस्टर दिया ना, वो फेल हो गई। मैं सिर्फ कंपैरिजन इस तरह से कर रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन फिर उनकी मार्केट में वर्थ ज़्यादा है। अच्छा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ग्रेड्स लेना बहुत आसान है, लेकिन शायद उनकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह से है नहीं है। इन कॉमन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आप ये नोट कीजिएगा, या ये आप ज़्यादातर आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, यार पहले सेमेस्टर में ना क्लास में 40 बच्चे थे, दूसरे सेमेस्टर में कितने रह गए? 30। क्योंकि होता क्या है कि वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह के आपसे सवाल जवाब, या जिस तरह से आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई, आपको एक प्रोग्राम दिया गया कि आपने ऐसा करें कि एक फायोन की सीरीज़ होती है, वो एक अलग डिस्कशन है कि वो जनरेट करके लाएँ, प्रोग्राम बना के लाएँ। अब उस सीरीज़ को जनरेट करने के लिए एक मैथ का बैकग्राउंड होना चाहिए। बच्चा कहेगा यार मुझे तो मैथ ही नहीं आता, तो मैं ये करूँगा कैसे? तो ये जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो बच्चे भी जाना चाहते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज नहीं, 2 नहीं, 4 साल बाद आप जाएंगी, एक तो कोशिश करें कि मैथ को अच्छा पढ़ें अभी से, ये होगी पहली चीज़। दूसरी कोशिश ये करें कि ये तो तमाम बच्चों के लिए जितने बैठे हुए हैं, अच्छा कभी भी ना, मैं बिल्कुल कंप्यूटर साइंस से हट के बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टडी करें ना, वो याद रखें ऐसे नहीं करने हैं कि अगर पहली लाइन ऐसे खिंची है ना, तो दूसरी लाइन भी ऐसी होगी, दूसरी लाइन जिगजैग भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी और एंगल के फॉर्म में भी हो सकती है। तो मैं ये बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रहा हूँ कि जिसमें कहते हैं कि रट्टा मार के नंबर लाओ, ठीक है। मेरे क्योंकि बेटा जो है कैम्ब्रिज में है, बेटी ने किया, तो वहाँ पे ये सिलसिला बिल्कुल नहीं, तो वो बच्चे तो बड़ी आसानी से कर जाते हैं। बल्कि शायद वसीम भाई, अभी आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ भी देखी हो, एक न्यूज़ मार्केट में थी, क्योंकि अब सारे बच्चे माशाल्लाह एजुकेशन ले रहे हैं। तो अब देखिए NED का भी टेस्ट हुआ था इंजीनियरिंग का, आपको पता है सबसे ज़्यादा किन बच्चों ने वो टेस्ट को पास आउट किया है? कैम्ब्रिज के बच्चों ने। कैम्ब्रिज के 100 में से मेरा ख्याल है 81% जो है बच्चों ने टेस्ट पास किया है। उसकी वजह पता है क्या होती है? वजह यही होती है कि उनके यहाँ रट्टा सिस्टम है ही नहीं है।
मैं आप तमाम बच्चों को जितने बैठे हैं यहाँ पे कहूँगा कि जितने एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो क्लास 9th में है, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई 10th में है, पहली ना अपनी कोशिश ये करें कि आप जो पढ़ना सीखें ना, हम तो उस दौर के हैं कि हमें तो रट्टा मार के पढ़ाया गया था, हमें तो समझ ही जाके बहुत बाद में आया। आप लोग अपनी ना ये वाली हैबिट मत रखिएगा, कोशिश करें कि चीज़ों की डिटेल में लॉजिक पे जाएं, रट्टे के ऊपर में। और जिस शख्स ने ये चीज़ सीख ली ना, वो कभी भी कंप्यूटर साइंस की स्टडी में, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर बायो से कंप्यूटर में जा रही हैं, एक तो थोड़ा सा मैथ पे ज़्यादा फोकस करें, और सेकंड पता है क्या करें, अब तो इतनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन को देख किस तरह से उसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब तो इतने यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं और इतना सिंपल करके बताया हुआ है, वो आपकी बेस बना देंगे। उसका फ़ायदा पता है क्या होगा, आज जो बच्चे ये चीज़ें करके नहीं जाते ना डिग्री के पहले सेमेस्टर में, परेशान होते हैं और परेशान होकर वो ड्रॉप आउट पे चले जाते हैं, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मेरा जो है ना पहले मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जो है ना पहले मेरे आते थे पासिंग मार्क्स, लेकिन अभी जो रीसेंट रिजल्ट आया मेरा, उसमें मेरे 100 में से 99 आया। नहीं, अगर आपका मैथ अच्छा है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैथ के बच्चे अमूमन कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, होते दूसरे भी हैं, अच्छा उनकी लॉजिक, उनका आप ये कह लें कि उनका फार्मूला क्या होगा। अब मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने डिग्री फाइनेंस की साइड पे की, लेकिन बाद में वो कोर आईटी की उस फील्ड में गए जिसके लिए बहुत ही ना आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसका एक ही फार्मूला था, उन्होंने सीखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया कि फिर वो सीएस के बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। तो इसका मतलब है कि उनको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ा। तो ऐसा नहीं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं आईटी प्रोफेशनल की, और जितने ग्रेजुएट होते हैं प्रोड्यूस, और फिर जब मुल्क से फ्लाई कर जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट्स अभी आईटी की है वो मीट नहीं हो पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। हम ना तो उतने ग्रेजुएट पैदा कर पा रहे हैं, ना हम ये कह लें कि हम उतने प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैसे मैं वैसे आपको एक ये कह लें कि एक मार्केट की फिगर बता रहा हूँ कि जो बच्चे, मैं जिन 4-5 इंडस्ट्रीज़ के आपके नाम ले रहा हूँ, ये मार्केट में काम करने के बाद 2 साल में आपको मुल्क में नज़र नहीं आते हैं। मैं अपनी बेटी के क्लास की बात कर रहा हूँ, जो फास्ट में थी, उनके साथ 40 या 50 बच्चे थे, मुश्किल से भी 3 या 4 रह गए, बाकी सब चले गए। तो ये सिर्फ इस बात बताने का एक मकसद है कि अगर आप में से कोई फ्यूचर में इमिग्रेशन का भी प्लान करता है ना, तो पूरी दुनिया में इस टाइम इमिग्रेशन में एक मेडिकल के लोग और सेकंड आईटी के, ये टॉप पर आते हैं और ये बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं। द वे यू आर गाइडिंग अस बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ रही है जो आज तक हमें नहीं पता। तो मेरा पर्सनली ये क्वेश्चन है कि मैंने खुद ओ लेवल्स किया हुआ है, तो मुझे एज ए स्टूडेंट आईटी जो फील्ड है वो बोरिंग लगती है। हमें कोडिंग वगैरह कराती थी, तो वो एक एरर की वजह से वो पूरा आउटपुट उसका गलत आता था, तो मैं वहाँ पे स्टक हो जाती थी और इरिटेट हो जाती थी। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें ना आपको बहुत फोकस टीचर चाहिए। मतलब आप किसी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, अगर उसमें थोड़ा सा अगर टीचर कम भी तवज्जो देगा ना, वो चल जाएगा। क्लास में अगर 20 बच्चे होते हैं ना, तो 10 के चेहरे देख के बता देते हैं कि 10 को समझ में आ रहा है, 10 को नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे लिए वो जो 10 जिनको समझ में नहीं आ रहा होता था ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि जिनको समझ में आ गया, जो अगले दिन अपना असाइनमेंट करके ला रहे हैं, ठीक है वो आगे भी कर लेंगे, लेकिन उन 10 पे ना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। नहीं, एक और बात हूँ, मेरी अपनी बेटी जो ना, उसका इंटरेस्ट जो था वो इंटरमीडिएट के बाद था इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियर ज़ाहिर है किसी ऐसे प्लांट्स में काम कर रहा होगा, लेबर को बुरा नहीं समझता, लेकिन क्या आपकी जो है वो लॉजिस्टिक मैच हो जाएंगी वहाँ पर? तो वो ज़ाहिर है कि नहीं होती हैं, क्योंकि मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन होता ना कि एक बच्चा ओ लेवल या ए लेवल या इंटरमीडिएट करके आया, तो वो एज्यूम कर रहा होता है कि उसको साथ में कुलीग भी वैसे ही मिले। तो फिर मैंने उसको कहा आप इसको ट्राई करके देखें, तो उसने किया। खैर उसका फास्ट में टेस्ट क्लियर हुआ, लेकिन पहला सेमेस्टर वो इतनी परेशान रही कि उसने कहा मुझे स्विच करना है। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, आप 4 की जगह 2 सब्जेक्ट दो, लेकिन इसको कंटिन्यू करें। तो मीनवाइल हुआ कि अगले सेमेस्टर में जाके वो एडजस्ट हो गई, और थर्ड सेमेस्टर में उसने क्या किया, पहले सेमेस्टर के 2 को कवर भी कर लिया। तो मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि अगर तो आपने कोई सेकेंडरी फील्ड को फाइनल नहीं किया है, इसमें सर आई एम डूइंग एसीसीए नाउ। ACCA, यस, ठीक है, मतलब आपका फाइनल हो गया अभी? हो गया फाइनल, इस तरफ हो गया। तो आपने इसी से स्टार्ट कर दिया यस सर, सितंबर से मेरी पढ़ाई स्टार्ट है। ठीक। सर एक और क्वेश्चन था जी।
कि लेकिन अभी पेरेंट्स। आपके घर में अगर कोई और आपका छोटा भाई है सर या मेरे कोई- भाई हैं जिन्होंने ओ लेवल्स किया, उनका कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ हम्म। 100 में से 70 या 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये बहुत कॉमन है, ये होता ही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन बस सिर्फ क्या कि आप कंटिन्यू रखें उसको। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएं या आईटी की फील्ड में चले जाएं, तो ये करेक्ट है कि नहीं है? हर एक के ना घर के हालात डिफरेंट होते हैं। मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे लिए पढ़ाई इसलिए ज़रूरी थी कि मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन मुझसे ये थी कि ये जब एजुकेशन कंप्लीट कर गए तो कल को कुछ कमा के लाएगा। मेरा तो अभी भी ये मानना है कि जिनके साथ ऐसा नाम, जैसे मैंने तो अभी भी कहा, मेरी अपनी बेटी का पूछा, उसका मैकेनिकल में था, मैंने उसको फोर्स नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ गाइड किया था कि ये तुम देख लो। अच्छा, उसकी पहली चॉइस बाय द वे एनईडी थी, फास्ट नहीं थी। अब चूँकि मुझे 25 साल जॉब में काम करते हुए हो गए फील्ड में, तो मुझे पता था कि किस यूनिवर्सिटी की मार्केट में वर्थ कितनी है, कि अगर कल को वो उसको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी ना कि जॉब करनी पड़ी मार्केट में। अच्छा, आज के दौर में ना आपको पता है जो एचआर डिपार्टमेंट है ना, जहाँ पे बच्चों के सीवी जाते हैं जॉब के लिए, आपको पता है वो 3 कैटेगरीज होती हैं, ग्रीन, येलो, रेड, या ABC कह लें। ये जिनमें यूनिवर्सिटी के नाम ले रहा हूँ ना, इसको उनको टॉप कैटेगरी में रखते हैं, फिर सेकंड लेयर रखते हैं। अच्छा, जैसे अगर आपने MBA करना हो तो MBA में वो क्या करते हैं कि लम्स IBA को टॉप पे रख लेते हैं, फिर CBM को, KSBL का नाम सुना है किसी ने, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, वो सेकंड लेयर पे आ जाती है। फिर थर्ड लेयर पे आती है, जैसे मतलब इसके बाद की यूनिवर्सिटी नाम लेना मुनासिब नहीं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि देखिए वहाँ के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो ऐसे हैं कि मार्केट में लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। आपकी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है ना, वो नॉर्मली उन्हीं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती है, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे किस लेवल की स्टडी हो रही है, यहाँ पे किस लेवल की हो रही होती है। तो पहला तो सवाल का जवाब ये कि मैं तो उन पेरेंट्स में से हूँ, और मैं पसंद भी नहीं करता कि मैं फोर्स करूँ कि अगर मेरा बच्चा कह रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और मैं उससे ये कहूँ कि नहीं तुम फाइनेंस करो या फिर तुम किसी और फील्ड को चूज़ कर लो। मेरा ख्याल है फोर्स नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल, मेरा ख्याल है अगर कोई पेरेंट्स बैठे सुन भी रहे हैं तो नहीं करना चाहिए।